तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द्रव्य की अवस्था का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हमें क्या पढ़ना है, चलिए इस लेक्चर में हमको पढ़ना है बच्चों गैस के नियम के बारे में। लेकिन कौन सा गैस का नियम? गैस का नियम जो है वो तो हमने कर लिया है, हमें इस लेक्चर में पढ़ना है ग्राम के विसरण नियम के बारे में। ग्राम के विसरण नियम के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले बेटा, ठीक है। ये तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बेटा? कुछ थ्योरी। तो अभी तक बच्चों हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पी वी बराबर स्थिरांक, ये हम पढ़ चुके। दूसरा हम पढ़ चुके बच्चों v बराबर स्थिरांक t, ये पढ़ चुके। ये पढ़ चुके नियत ताप व मात्रा में बॉयल का नियम। दूसरा नियम हम पढ़ चुके हैं बच्चों नियत दाब व मात्रा पर चार्ल्स का नियम। तीसरा हम पढ़ चुके बच्चों गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम क्या था बेटा? P बराबर स्थिरांक T। क्या है गैलुसेक का नियम? नियत आयतन व नियत मात्रा पर। समझ रहे हो ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या है? v बराबर स्थिरांक n, v बराबर स्थिरांक n, ठीक है। ये हो जाएगा नियत ताप व दाब पर। ये अलग अलग नियम हो जाएंगे बेटा। अच्छा, फिर इन सब को मिला करके हमने एक आदर्श गैस का नियम लिखा था, पीवी बराबर nRT, ये लिखा था। P बराबर nRT, ये लिखा था। इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस का नियम, आदर्श गैस समीकरण। ये पढ़ चुके हैं ये हम। चलो इसको हम एक और नाम देते हैं संयुक्त माफ करना अवस्था समीकरण। इस समीकरण को हम बेटा क्या नाम देते हैं? अवस्था समीकरण। इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं बेटा? अवस्था समीकरण बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नंबर 6 मैंने आपको लिखा था P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। इस समीकरण को हम क्या लिखते हैं? संयुक्त गैस समीकरण। इस समीकरण को हम क्या लिखते हैं? संयुक्त गैस समीकरण। इसके अलावा मैंने आपको डाल्टन का नियम पढ़ा था। अच्छा, डाल्टन के नियम से पहले मैंने आपको बताया था डेंसिटी बराबर था Pm बटा RT। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डेंसिटी दाब और अनुभार में संबंध। फिर मैंने फॉर्मूला नंबर 8 क्या बताया था बेटा? फॉर्मूला नंबर 8 बताया था वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व बराबर गैस का अनुभार बटा 2। ये बताया था, मैंने आपको बताया था। चलो 8 के बाद 90वां फॉर्मूला क्या बताया था? डाल्टन का नियम, किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के तुल्य होता है, ठीक है। कब लगता है ये? इस कंडीशन में आयतन तथा ताप समान है। इस कंडीशन में आयतन तथा ताप क्या है बच्चों? समान। आयतन और ताप क्या है? समान, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 9 के बाद 10वां मैंने आपको बताया था, इसमें यदि मुझे किसी गैस का
दाब निकालना है तो आप उसके मोल प्रभाज के साथ भी उसका संबंध बता सकते हैं। किसी गैस का आंशिक दाब, पहली गैस का आंशिक दाब बटा कुल दाब बराबर उस गैस के मोल प्रभाज, पहली गैस के मोल प्रभाज। ये भी हम फॉर्मूला बता सकते हैं डाल्टन के नियम से। ये हम अभी तक पढ़ चुके बेटा, 10 फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ चुके। आज हमें यहां से आगे की बात करनी है। आज हमें बच्चों एक नियम के बारे में पढ़ना है, वो है ग्राम का विसरण नियम। ग्राम का विसरण नियम, इसके बारे में हमको बेटा आज पढ़ाई करनी है। ठीक है, ग्राम के विसरण नियम की अगर मैं बात करूं तो ग्राम का विसरण नियम क्या होता है, चलो देखते हैं। ग्राम के विसरण नियम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो हमको ग्राम के विसरण नियम को समझने के लिए विसरण को समझना पड़ेगा बेटा। किसको समझना पड़ेगा? विसरण को। विसरण का मतलब होता है बेटा डिफ्यूजन। क्या होता है? विसरण का मतलब होता है बेटा डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। चलो अब यहां से आज की बात चालू करेंगे। एक बार गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ बोल चुका हूं, तो एक बार सांस लेते हैं और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो यहां से हमको आज शुरुआत करनी है। क्लियर? मुझे ग्राम का विसरण नियम समझना है बेटा, तो मुझे विसरण को समझना होगा, डिफ्यूजन को समझना होगा। चलो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे घर के बगल में कोई चिकन बना रहा है, चिकन बना रहा है, चिकन बनता है अगर कहीं पे, तो बच्चों आपने महसूस किया होगा चिकन बनते ही एकदम से खुशबू आती है। या चिकन छोड़ो, मान लो बगल में कहीं गर्मा गर्म खाना बन रहा है, तो बगल वाले घर में गर्मा गर्म खाना बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, बढ़िया खाना, एकदम गर्मा गर्म शानदार खाना बन रहा है, पर उसकी खुशबू हमें अपने घर तक महसूस होती है। आप उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हो। मान लो चकाचक एकदम फ्रेश बिरयानी बनी हुई है। अब बिरयानी अगर बगल वाले के घर में बनी हुई है, लेकिन खुशबू हमें हमारे घर तक आती है। बगल वाले के घर में बढ़िया मटन चिकन बना हुआ है, तो मटन चिकन बना हुआ तो उसकी खुशबू हमारे घर तक आ जाती है, हमें उसकी खुशबू महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा विसरण के गुणधर्म के कारण होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपने विसरण 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। 9th क्लास में सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर आपने विसरण के बारे में सुना होगा। 9वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट है बेटा। तो बेटा कई बार जो छोटी छोटी क्लासों की बातें होती है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब कि हम जब जेई और नीट और जेई लेवल की तैयारी जब हम करते हैं बेटा, तो उन क्लासेस के अंदर भी विसरण का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये विसरण का कॉन्सेप्ट वही है जो कि हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती को आपने जलाया, अब अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती को जलाने पर उसकी खुशबू जो होती है वो पूरे कमरे के अंदर बढ़िया से फैल जाती है। एक एक कोने कोने में, घर के कोने कोने के सदस्य में, जो घर के कोने कोने में जो सदस्य उपस्थित हैं, उन सबको उसकी खुशबू महसूस होती है। तो जब भी आप अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, गरम खाने की खुशबू का चारों तरफ फैल जाना, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? विसरण के उदाहरण है। तो होता क्या है बच्चों? विसरण की घटना में पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। मान लो आपने यहाँ पर अगरबत्ती लगा दी, अब ये अगरबत्ती का धुआं चलेगा। यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है गज्जू, तो ये गज्जू को इस अगरबत्ती की खुशबू जो होगी वो महसूस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगरबत्ती की सांद्रता क्या है? उच्च। और यहाँ पे अगरबत्ती की सांद्रता क्या है? कम। वहां अगरबत्ती नहीं है और यहाँ अगरबत्ती यहाँ है, मतलब कि अगरबत्ती की सांद्रता उच्च है। सांद्रता मतलब की मात्रा। अगरबत्ती की मात्रा यहाँ पर है बहुत ज्यादा और यहाँ पर अगरबत्ती की मात्रा बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का गमन जो होता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का
गमन ही विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो पदार्थ के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा आर से, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। गैसों में भी बच्चों विसरण होता है, जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैल गई, तो गैस के माध्यम से ये गैसें फैल रही हैं, तो गैस का जो विसरण होता है बेटा, वो गैस का विसरण भी बच्चों कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो हमें बस इसी विसरण के बारे में बच्चों चर्चा करनी है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, भोजन की खुशबू चारों ओर फैलना। दूसरा, अगरबत्ती की खुशबू का चारों ओर फैलना। भोजन की खुशबू का चारों ओर फैलना और अगरबत्ती की खुशबू का चारों ओर फैलना, ये विसरण के एग्जाम्पल है। अब ग्राम नामक एक वैज्ञानिक थे, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बोला किसी गैस की विसरण की दर आर उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के, उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, किसी भी गैस की विसरण की दर जो आर है, उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। चलो अच्छी बात है, किस पर, नियत ताप व दाब पर। ये कब होता है, नियत ताप और दाब पर। तो किसी भी गैस के विसरण की दर आर जो है, वो उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के, मान लो अणुभार को हमने दिखा दिया m से, तो उस गैस के अणुभार जो है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी गैस के विसरण की दर उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो m का मतलब क्या है बच्चों, m का मतलब है गैस का अणुभार। क्या होता है बेटा, गैस का अणुभार। ये हमें ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ से ग्राम का विसरण नियम क्या आता है, ग्राम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैस के विसरण की दर उस गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, अणुभार जो होता है बेटा, ये अणुभार किसके समानुपाती होता है, डेंसिटी के। डेंसिटी बराबर क्या होता है, पीएम बटा आरटी। तो नियत ताप और दाब पर क्या हो जाएगा, नियत ताप और दाब, नियत ताप और दाब पर क्या हो जाएगा, नियत ताप दाब पर क्या होगा, ये भी नियत और ये भी नियत, और ये तो पहले से नियत है गैस तरंग। तो डेंसिटी जो है वो अणुभार के समानुपाती है। नियत ताप इसको नियत कर दो, परिस्थितियां क्या है, इसको नियत कर दो और इसको नियत कर दो। जब ताप और दाब को आप नियत कर दोगे, ये तो पहले से नियत है, तो डेंसिटी जो है वो मोलर मास के समानुपाती है। डेंसिटी जो है वो मोलर मास के समानुपाती, मतलब कि डेंसिटी मोलर मास की जगह, अणुभार की जगह आप डेंसिटी लिख सकते हो। तो किसी भी गैस का अणुभार जो होता है वो उसकी डेंसिटी के समानुपाती है, डेंसिटी अणुभार के समानुपाती। तो आप अणुभार की जगह बच्चों डेंसिटी, घनत्व भी लिख सकते हो। तो डी का मतलब क्या है, घनत्व। डी का मतलब क्या है, डेंसिटी, घनत्व। अच्छा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, अणुभार वेपर डेंसिटी के भी समानुपाती है, क्योंकि हमें पता है कि वेपर डेंसिटी जो है
वो m/2 होता है। मतलब कि वेपर डेंसिटी अणुभार के समानुपाती होती है। वेपर डेंसिटी अणुभार के समानुपाती, तो अणुभार के समानुपाती तो ठीक है, वेपर डेंसिटी अणुभार के समानुपाती आ जाएगी। भाई अणुभार की जगह आप वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हो। मतलब कि गैस के विस्तरण की दर को आप इन तीनों में से किसी भी व्यंजक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। ये हो जाएगी गैस के विस्तरण की दर। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। गैस के विस्तरण की दर का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, dx/dt। dx का मतलब है दूरी में परिवर्तन, और ये क्या है, समय में होने वाला परिवर्तन। किसी भी गैस के विस्तरण की दर को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई गैस 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है। मान लो कोई गैस है, कोई गैस ए, मान लीजिए कोई गैस ए 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है। तो 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, इसका मतलब इस गैस के विस्तरण की दर क्या हो जाएगी, विस्तरण की दर, दूरी में परिवर्तन कितना है, दूरी में परिवर्तन है 5, और समय में परिवर्तन कितना है, समय में परिवर्तन है 5, तो विस्तरण की दर हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब कि किसी भी गैस के विस्तरण की दर समय के साथ उसकी दूरी में कितना परिवर्तन हो वो देख लो। जैसे कि मान लो कोई गैस जो है वो 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दूरी तय करती है। कोई गैस 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर दूरी तय करती है, तो 100/10 हो जाएगा। मान लो कोई गैस 50 सेकंड के अंदर 500 मीटर दूरी तय करती है, तो दूरी में परिवर्तन कितना हो गया, 500 मीटर, और समय में परिवर्तन कितना हो गया, 50 सेकंड। तो कोई गैस 500 मीटर की दूरी में परिवर्तन 500 50 सेकंड में पूरा करती, तो 500/50, तो ये आ जाएगा विस्तरण की दर। अच्छा, विस्तरण की दर में एक चीज और है बेटा, विस्तरण की दर का फॉर्मूला एक और होता है, dN/dt। dN/dt, dN का मतलब होता है मोल में परिवर्तन। किसमें बेटा, मोल में परिवर्तन, और इसको तो हम बोलते हैं समय में होने वाला परिवर्तन। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो कोई गैस 5 मोल से, मान लो किसी स्थान पर, ऐसे समझो, चलो यहां पे समझो, मान लो ये बर्तन है कोई, यहाँ पे छिद्र है, मान लो इस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है। इस बर्तन में मान लीजिए गैस के 10 मोल है। कितने मोल है, 10 मोल है। अब गैस यहाँ से क्या हो रही है, विस्तृत हो रही है। यहाँ पे गैस के 10 मोल है, यहाँ से गैस विस्तृत हो गई, तो अब यहाँ पे विस्तरण के बाद गैस के कितने मोल रह गए, 5 मोल रह गए। मान लो कोई बर्तन के अंदर आपको गैस दे रखी है, इस गैस के 10 मोल है, 5 सेकंड बाद इस गैस के इस बर्तन में 5 मोल रह गए। तो शुरुआत में गैस के मोल कितने थे, 10 मोल, विस्तरण के बाद गैस के कितने मोल रह गए, 5 मोल। तो 10 में से 5 गए, तो मोल की संख्या में कितना परिवर्तन आया, 10 - 5 मतलब 5 परिवर्तन आया। तो शुरुआत में गैस के मोल कहीं 10 थे, विस्तरण के बाद वहां पे गैस के मोल 5 रह जाते हैं। शुरुआत में 10 थे, उसी जगह पर विस्तरण के बाद 5 मोल रह गए, तो 10 में से 5 चले गए, तो मोल में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 5। कितने समय में हो रहा है, 5 सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा 5 सेकंड, 5/5 ये हो जाएगी विस्तरण की दर। चलो और अच्छे समझते हैं। मान लो यहाँ पे शुरुआत में 50 मोल है, मान लो इस बर्तन के अंदर शुरुआत में 50 मोल है, और विस्तरण के बाद यहाँ पे रह गए 5 मोल रह गए। शुरुआत में 50 मोल, गैस विस्तरण कर रही है, विस्तरण के बाद यहाँ पे 5 के बाद 50 के बाद 5 मोल रह गए। तो मान लो कोई गैस यहाँ पे 50 मोल दे रखी है, उस गैस का विस्तरण होता है, और विस्तरण के बाद 50 से 5 मोल यहाँ पे शेष रह गए। मोल में परिवर्तन कितना हो, पहले 50 थे, अब 5 हो गए, 50 - 5 45 मोल का परिवर्तन। तो यहाँ पे 45 मोल डिवाइडेड बाय कितने समय में हुए,
मान लो 5 सेकंड में हुए तो यहाँ पे 5 सेकंड आ जाए, इस तरह से निकाल सकते हो। इसी तरह से विसरण की दर का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, डीवी बटा dt। क्या होता है बेटा? डीवी बटा dt। डीवी बटा dt का मतलब, डीवी का मतलब आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। जैसे मान लो किसी जगह पर किसी गैस के 10 मिलीलीटर आयतन दे रखे, विसरण के बाद उस गैस के 5 मिलीलीटर आयतन रह जाते हैं। पहले 10 थे, विसरण के बाद 5 रह गए, तो 10 में से 5 मतलब परिवर्तन कितना हुआ? 5 मिलीलीटर। और 10 सेकंड में ऐसा कार्य होता है तो 5 बटा 10 हो जाएगा। मान लो किसी स्थान पर किसी गैस के 100 मिलीलीटर थे, अब वो गैस विस्तृत होती है तो 100 मिलीलीटर से उस गैस का आयतन कम हो जाता है और मान लो 10 मिलीलीटर रह जाता है। मान लो किसी स्थान पर किसी गैस के 100 मिलीलीटर थे और 100 मिलीलीटर से उसका आयतन कम होकर के विसरण के बाद रह जाता है 10 मिलीलीटर। शुरुआत में किसी गैस के किसी विशेष स्थान पर 100 मिलीलीटर थे, विसरण हो जाने के कारण वहां पर आने वाले गैस के मोल रह जाते हैं 10 मिलीलीटर। मान लो 500 सेकंड में, शुरुआत में 100 मिलीलीटर, 500 सेकंड में रह गए 10 मिलीलीटर, तो 100 में से 10 गए तो कितना परिवर्तन आया? 90 मिलीलीटर का परिवर्तन आया। 500 सेकंड में 90 मिलीलीटर का परिवर्तन, तो यहाँ पे 500 सेकंड में 90 मिलीलीटर का परिवर्तन, 90 मिलीलीटर परिवर्तन, नीचे आ जाएगा 500, ऐसे हो जाएगी विसरण की दर। तो आयतन में परिवर्तन और समय में परिवर्तन से भी आप निकाल सकते हैं। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब मान लो यदि, अच्छा ये सब कब लागू होता है बेटा? ये सब लागू होता है जब ताप व दाब समान हो। जब ताप और दाब समान हो तो ये लागू होता है। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। एक शब्द और होता है बेटा, निसरण। क्या होता है? निसरण। एक शब्द और है यहां पर, निसरण। निसरण का मतलब होता है यदि विसरण की प्रक्रिया एक छोटे से छिद्र के माध्यम से होती है तब उसे निसरण कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया एक छोटे से छिद्र के माध्यम से होती है तब उसे निसरण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? निसरण कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक बर्तन है, मान लो एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने क्या ले रखी है? गैस ले रखी है। अब इस गैस का यहां से यहां पे क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। तो भैया यहाँ पे गैस अधिक मात्रा में है और बाहर गैस की मात्रा क्या है? कम। यदि गैस अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विसरण बोलते हैं। और अगर ये विसरण की प्रक्रिया एक छोटे से छिद्र के द्वारा हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? निसरण बोलते हैं। जब भी विसरण की प्रक्रिया, ये विसरण की प्रक्रिया छोटे से छिद्र के माध्यम से होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? निसरण बोलते हैं। निसरण का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। छोटे से छिद्र के द्वारा होने वाला विसरण क्या है? निसरण। तो बच्चों आप खाना खाने के बाद में जो रात को सड़ाने का काम करते हो या खाना खाने के बाद में आप जो माहौल खराब करने का काम करते हो, वो एक प्रकार का निसरण है बेटा। क्या है? निसरण। तो निसरण का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज और देखें बेटा कि यदि दाब व ताप समान ना हो, परिवर्तित होता हो, तब विसरण की दर R समानुपाती होती है पी ए बटा अंडर रूट
TMK। यदि बच्चों दाब और ताप समान ना हो, दाब भी बदल रहा है, ताप भी बदल रहा है, तो विसरण की दर R दाब और ताप से किस प्रकार से प्रभावित होगी, उसका फॉर्मूला ये बेटा। तो ध्यान रखना, यदि आपको विसरण की दर का दाब और ताप के साथ में संबंध पूछा जाए, यदि आपको विसरण की दर का दाब और ताप के साथ में संबंध पूछा जाए, तो विसरण की दर जो है वो दाब क्षेत्रफल बटा अंडर रूट TM इसके समानुपाती। इस प्रकार से हम संबंध देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक पे। ये है आपका विसरण का नियम, ग्राम का विसरण नियम। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, तो फॉर्मूला क्या क्या पढ़े वो हम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला हमने R जो है वो अंडर रूट M इसके व्युत्क्रमानुपाती, अंडर रूट D इसके व्युत्क्रमानुपाती, अंडर रूट वेपर डेंसिटी इसके व्युत्क्रमानुपाती। चलो दूसरा R जो होता है बेटा, R का फॉर्मूला dN/dt भी होता है। तीसरा R का फॉर्मूला dV/dt भी होता है। R का फॉर्मूला dx/dt भी होता है। और R जो है वो PA बटा अंडर रूट TM इसके समानुपाती भी होता है। तो ये हमने 5 फॉर्मूला हैं जो कि हमने आज देखे बेटा। ये हमको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा है ग्राम का विसरण नियम। ये पूरा क्या है बेटा, ग्राम का विसरण नियम। ये ध्यान रखना है। चलो अब हम आते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है गैसों का गतिज सिद्धांत। इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं KTG। KTG का अंग्रेजी है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, KTG। क्या बोलते हैं, KTG। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन कब करेंगे, क्वेश्चन कब करेंगे, क्वेश्चन कब करेंगे सर, क्वेश्चन कब करेंगे। करेंगे भैया, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बाद। चलो KTG। अब एक KTG क्या बीमारी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। हमारे पास जितनी भी हमने आदर्श गैस की बातें की, उन आदर्श गैसों में कुछ ना कुछ प्रकार के लक्षण होते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि कोई भी गैस आदर्श गैस है, इस बात के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि आदर्श गैस वह है जो कि आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, पहली बात। आदर्श गैस वह है जो गैस के सभी नियमों का पालन करती है, दूसरी बात। आदर्श गैस वह है जो कि KTG के अंदर जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को फॉलो करती है। तो ये बच्चों वो बिंदु हैं जो कि आदर्श गैस की पहचान कराते हैं, उनकी आइडेंटिटी होते हैं। जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि भाई कोई लड़का है सुरेश। अब सुरेश जो है वो क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक आता है। तो अगर मैं बोल दूं कि यार यहाँ पे सुरेश नाम का बच्चा है, वो कौन है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर सुरेश वही है ना जो फर्स्ट रैंक लेके आता है क्लास में। तो मतलब किसी व्यक्ति की पहचान जो होती है, वो पहचान का कुछ ना कुछ एक सिंबॉलिक होता है। वो आइडेंटिटी जो होती है बेटा, वो आइडेंटिटी देने वाले ये कुछ पॉइंट है। तो आदर्श गैस के कुछ ना कुछ गुणधर्म है, आदर्श गैस की पहचान करने की कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी, उनकी गतिज ऊर्जा के बारे में, उनके वेग के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाले कुछ ना कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स हम बच्चों यहाँ पर KTG के अंदर पढ़ते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट है बेटा इसमें, गैस के एक छोटे गोलीय कण को गैसीय अणु बोलते हैं और ये आकृति एवं आकार में समान होता है। देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, मान लो एक बर्तन लिया, एक बर्तन के अंदर बहुत सारे गैस के अणु हैं, गैस ले रखी है, गैस के बहुत सारे अणु। तो KTG ने ये बताया कि भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों के गतिज सिद्धांत के हिसाब से इस बर्तन के अंदर उपस्थित जो गैस है, इस गैस के सारे अणु जो होते हैं बेटा,
ये सारे अणु एक समान आकार के होते हैं और एक समान आकृति के होते हैं। ये सभी अणु गोलीय आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय आकार के। तो सारे के सारे अणु जो होते हैं बेटा गोलीय आकृति के होते हैं और एक समान आकृति के होते हैं। ये वाला अणु भी गोलीय आकृति का, ये भी गोला, ये भी गोली, छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्मतम गोलीय आकार का कण होता है, अणु होता है वो गोलीय आकार का। तो ये गैस के जितने भी अणु हैं, ये अणु क्या होते हैं बेटा? गोलीय आकृति के होते हैं। ये गोलीय अणु होते हैं बेटा, और इन सभी अणुओं की आकृति गोलीय ही होती है। सारे गोल गोल, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे। तो ये गैस के अणु छोटे छोटे गोलाकार आकृति में, तो गोलीय अणु होते हैं बेटा। इन सभी अणुओं की आकृति एक समान है, सभी अणु गोलीय आकृति के। ऐसा नहीं कि भैया ये गोली होगा, ये वृत्ताकार होगा, ये आयताकार होगा, ये घन होगा ना, कि आकृति अलग अलग नहीं होती, सबकी आकृति एक जैसी होती है और आकार भी सबका समान होता है। मतलब कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक जैसा। ऐसा नहीं कि इसका आकार छोटा है, ये बड़े आकार का है ना, ऐसा नहीं। जिस आकार में ये होगा वही आकार इसका भी होगा, वही आकार इसका भी होगा, वही आकार इसका भी होगा। जितने छोटे गोली अणु होंगे, दूसरे गोली अणु भी उतने ही छोटे होंगे। सबकी आकृति भी समान होगी, गोलाकार गोलाकार गोलाकार। तो ये होता है बेटा गैस के एक छोटे गोली कण को गैसीय अणु बोलते हैं, जो आकृति आकार में क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा क्या है? अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है दूसरे पॉइंट में कि अणु द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब कि ये जो छोटा सा अणु है, इस छोटे से अणु द्वारा जो आयतन घेरा जाता है, जो स्थान घेरा जाता है, जो जगह घेरी जाती है, वो पूरे बर्तन की तुलना में नगण्य होता है, तुच्छ होता है, बिल्कुल छोटा सा, कोई औकात नहीं है। मान लो इस बर्तन का आयतन है 1000 लीटर। मान लो इस पूरे बर्तन का आयतन कितना है? 1000 लीटर। तो ये जो गोली अणु है ना बेटा, इस गोली अणु का आयतन हो जाएगा 0.00000000000001। इतना लीटर आयतन हो जाएगा। इतना छोटा अणु, इससे भी छोटा आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही नगण्य। मतलब कि आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? 0.000000000000 न जाने कितने जीरो उसके बाद एक, मतलब कि लगभग कितना हो गया बेटा? ये लगभग शून्य ही तो हो गया। इसको आप लगभग जीरो ही तो बोलोगे। मतलब कि बर्तन का आयतन तो इतना है, ये तो है बर्तन का आयतन। अगर बर्तन का आयतन इतना ज्यादा है तो गैस के अणु का आयतन इतना छोटा होगा, इतना कम होगा, बहुत कम होगा। 0.00000 इतने जीरो लगा दो उसके बाद एक, मतलब कि बहुत छोटा। इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, मतलब कि लगभग नगण्य, तुच्छ, जीरो, एकदम जीरो आकार का, बहुत छोटा। तो यही लिखा हुआ है कि अणु द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही तुच्छ होता है। किसकी तुलना में? गैस के कुल आयतन की तुलना में। मतलब कि गैस का ये पूरा आयतन क्या है? गैस का आयतन। किसी भी गैस का आयतन क्या होता है बेटा? गैस का आयतन जो है ये क्या होता है बेटा? गैस का आयतन वही होता है जिस बर्तन के अंदर गैस रखी गई है, बर्तन का आयतन। तो गैस का आयतन बेटा बर्तन का आयतन ही होता है। तो बर्तन का आयतन बहुत ज्यादा है, और जो बर्तन का आयतन है उसी को हम बच्चों गैस का आयतन भी बोलते हैं। जब बर्तन का आयतन बहुत ज्यादा है, मतलब कि गैस का आयतन बहुत ज्यादा है, तो उसकी तुलना में गैस के अणु का आयतन बहुत तुच्छ है, बहुत नगण्य। तो यही लिखा हुआ है कि बर्तन की तुलना में गैस के कुल अणु का आयतन जो बर्तन के कुल आयतन की तुलना में, तो गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है बेटा? नगण्य होता है। गैस के अणु का आयतन बहुत ही नगण्य होता है, सूक्ष्म, तुच्छ। और ये कितना है? ये लगभग जीरो। ये आयतन लगभग जीरो बेटा। अभी मैंने आपको बताया ना, ये लगभग 0 लीटर होता है, लगभग जीरो मान लो इसको, बहुत कम होता है। बर्तन का आयतन, गैस का आयतन बहुत ज्यादा, इसका बहुत कम। तो ये पॉइंट क्लियर।
ये पॉइंट क्लियर। चलो अगला, गैसीय अणु हमेशा यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक को अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम। क्या बोलते हैं? रैंडम, रैंडम मोशन। चलो यादृच्छिक गति का मतलब मैं बताता हूं। आपने किसी इंसान को दारू पीने के बाद चलते हुए देखा है? आपने किसी इंसान को दारू पीने के बाद चलते हुए देखा? मान लो दारू पी ली, बेवड़ा हो गया, ऐसे 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 चलते हुए देखा है? उस गति को हम बोलते हैं बेटा यादृच्छिक। कहीं भी जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी 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 लेट रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, कहीं भी कैसे भी गति करना, यादृच्छिक, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। तो ये मान लो ये गैसीय अणु है, मान लो ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर अणु से टकराएगा, फिर इधर इधर इधर। तो ये अणु इधर वाले अणु से टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ आएगा, यहाँ टकराने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ टकराने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ, ऐसे बच्चों रैंडम मोशन करता है, बार बार इधर उधर इधर उधर। बेवड़ा हो गया, दारू पी करके पड़ा हुआ है, मतलब घूम रहा है अनाप शनाप कहीं भी। तथा दूसरे गैसीय अणु के साथ और पात्र की दीवार के साथ टकराते हैं, पात्र की दीवार के साथ टकराते हैं। साथ ही साथ इन अणुओं के टक्कर होने के कारण गैस का दाब उत्पन्न होता है। मतलब कि ये जितने भी अणु हैं बेटा, वो ऐसे वैसे 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 अलग अलग दिशाओं में जिगजैग मोशन, मतलब कि यादृच्छिक गति करते हैं। अब देखो, जब ये अणु यहाँ जाएगा तो कहाँ टकराएगा? इधर जो अणु है उससे टकराएगा, फिर यहाँ, फिर टकरा करके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, इधर वाले अणु से टकराएगा, फिर यहाँ टकरा करके यहाँ जाएगा, यहाँ। अणुओं के बीच में क्या होती है बेटा? टक्कर होती है। तो एक अणु देखो ऐसे होगा, मान लो ये अणु ऊपर जा रहा है, ये अणु यहाँ से आ रहा है, देखो ये दो अणु ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, टकराएगा, फिर ये अणु यहाँ टकरा गया ना, टकराने के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जो अणु होगा उससे टकरा के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जो अणु होगा उससे टकरा के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जो अणु उससे टकरा के, ऐसे बार बार अणु एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? टक्कर करते हैं बेटा। तो अणुओं के बीच में क्या होती है? गैसीय अणुओं के साथ अणुओं के बीच में टक्कर होती है, और साथ ही साथ पात्र की दीवार से भी टक्कर होती है। मतलब कि ये जो अणु यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ टकरा टकरा टकरा, अब ये अणु हो सकता है यहाँ पे पात्र की दीवार से, तो ये जाकर टकरा गया, तो ये पात्र की दीवार से आकर टकराता है। तो पात्र ये जो है ना, ये पात्र बर्तन, इस पात्र की दीवार से भी क्या होता है? टकराता है, पात्र की दीवार के साथ भी टकराता है। पात्र की दीवार के साथ इन अणुओं की टक्कर होने के कारण गैस क्या उत्पन्न करती है? दाब उत्पन्न करती है। अब ऐसे समझो बच्चों कि ये वाला अणु जाकर के यहाँ पे टकरा गया, टकरा गया। अरे ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे जाकर के ऐसे टकरा जाऊं, मैं यहाँ पे जोर से टकरा जाऊं, मैं ऐसे गया और ये टकराया। अगर मैं टकराऊंगा तो बोर्ड पर क्या लगेगा? दाब लगेगा, बल लगेगा, कुछ ना कुछ शक्ति लगेगी। ऐसे समझो, मान लो ये गैस का अणु है, ये मुक्का गैस का अणु, मान लो ये अणु जाकर के पात्र की दीवार पर टकराया, ये पात्र है, इस पात्र की दीवार पे अणु टकरा रहा है, तो अगर टकराएगा तो बल लगेगा, टकराएगा, बल लगेगा, शक्ति लगेगी, और जहां पे बल लगता है वहां पे दाब होता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर मैं किसी पे बल लगाऊंगा तो उस पे दाब भी लगेगा। अणु अगर यहाँ पे टकराएगा तो टकरा करके दाब भी लगाएगा, बल भी उत्पन्न होगा। यही यहाँ पे लिखा होता है, संगत होने के कारण गैस का दाब लगता है, बल उत्पन्न होता है बेटा। गैस का दाब पात्र की दीवारों के साथ उनके आणविक टक्कर के कारण है। तो गैस जो दाब उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे गैस दाब लगाता है, बल लगाता है, वो किस कारण? दीवार पर टकराने के कारण, टक्कर के कारण भैया यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर दाब लगता है। ठीक है, चलो फिर अगला क्या है? तो ये पॉइंट हो गया तीसरा, फिर ये हो गया चौथा पॉइंट। चलो फिर क्या है? ये देखो, यह संगठन प्रत्यास्थ प्रकृति की है। ये जो पांचवा पॉइंट है ना बेटा, ये जो टक्कर होती है ना, दो अणुओं के बीच में टक्कर जो होती है, ये टक्कर बेटा प्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। ये टक्कर जो होती है बेटा, ये प्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। प्रत्यास्थ टक्कर समझते हो? इलास्टिक कोलिजन, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक
कोलिजन। कितने बच्चों को ये इलास्टिक कोलिजन पता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिकी के अंदर पढ़ा होगा बेटा आपने फिजिक्स में। कितने बच्चों को इलास्टिक कोलिजन पता है? कौन बताएगा? अरे इलास्टिक कोलिजन का मतलब टकराने से पहले कुल ऊर्जा, टकराने से पहले ऊर्जा और टकराने के बाद ऊर्जा, टकराने के पहले और टकराने के बाद ऊर्जा बराबर बराबर रहती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है बेटा प्रत्यास्थ प्रकृति की टक्कर का मतलब है बेटा टकराने से पहले और टकराने के बाद ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। मान लो ये दो अणु हैं, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे, तो टकराने से पहले जितनी ऊर्जा है उतनी ही टकराने के बाद में होगी। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद ऊर्जा बराबर होती है। संवेग का संरक्षण होता है। टकराने से पहले जो संवेग है, टकराने के बाद भी वो संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग का संरक्षण होता है और टकराने से पहले और टकराने के बाद ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है मेरे दोस्त कि वहां पे टकराने से पहले टकराने के बाद ऊर्जा का और संवेग का संरक्षण होता है। ये ध्यान रखना। चलिए, आणविक आकर्षण नगण्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। आणविक आकर्षण बल नगण्य होते हैं। ये नगण्य होता है मतलब कि दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, जो एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो एक दूसरे के लिए जो स्नेह है, जो एक दूसरे के लिए जो अफेक्शन है, वो अफेक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर। इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ये अणु इस अणु से कोई मतलब नहीं रखता। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं लगता। इनके बीच में कोई अफेक्शन नहीं होता। तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है बेटा? नगण्य। ये एक दूसरे को आकर्षित बिल्कुल भी नहीं करते। और एक आदर्श गैस के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान शून्य होता है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों का मान एक आदर्श गैस के लिए शून्य होता है। आदर्श गैस के दो अणु है तो इनमें ना तो आकर्षण लगेगा ना ही इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल नगण्य। यार आप खुद सोचिए, आकर्षण कब लगता है? एक बात बताओ, मैं इस पृथ्वी पर आकर्षित होता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या है? गुरुत्वाकर्षण का बल। और मेरे और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, हमारा कुछ ना कुछ आयतन है, दोनों का द्रव्यमान है। यहाँ पर बच्चों देखो, गैस के अणु में आयतन बिल्कुल नगण्य है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा एक दूसरे के साथ नहीं लग पाएगा। आकर्षण बल का मान नगण्य होता है बेटा। प्रतिकर्षण नहीं लगता, आकर्षण नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। गैसीय अणुओं की गति पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं। अगला पॉइंट, तो हमें ध्यान रखना, आदर्श गैस के अणु में आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल का मान नगण्य नहीं के बराबर। गैसीय अणुओं की गति पर गति के न्यूटन के नियम लगते हैं। गति के न्यूटन के नियम का मतलब क्या है? गति के न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? क्या है? जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। जैसे कि यहाँ देखो, मान लो ये अणु, अब ये अणु मान लो यहाँ जा रहा है, 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 तो ये अणु यहाँ पे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कि ये किसी और अणु से टकरा ना जाए, जब तक इस पर कोई दूसरा बल कार्यरत ना हो। तो भाई अगर ये कण गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, गतिशील ही रहेगा, गतिशील ही रहेगा, जब तक कि इस पर कोई दूसरा अणु टकराए ना, इस पर बल ना लगाए। ठीक है, समझ में? और मान लो कोई अणु ऐसे पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ ही रहेगा। मान लो कोई अणु एक दिशा में गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तब तक गति करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, मतलब कि जड़त्व का नियम। दूसरा है F बराबर ma, जो फोर्स होता है वो कण के द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, उनके गुणनफल के बराबर होता है, दूसरा नियम।
और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कि यदि अगर ये वाला कण जाकर के इस पे टकराएगा तो इसने क्रिया क्या की, इसने इस अणु से जाकर के टकराने की क्रिया की। तो दो अणु के बीच में क्रिया क्या हो रही है, ये आपस में टकरा रहे, तो टकराने के फलस्वरूप प्रतिक्रिया क्या होगी, टकरा करके यहां चला जाएगा। तो अगर ये अणु इससे टकराएगा, अगर ये अणु टकराने की क्रिया करेगा तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कहां जाएगा, नीचे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी यहाँ पर लागू होता है। तो न्यूटन की गति के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लागू हो जाते हैं। आणविक गति पर गुरुत्व का प्रभाव नगण्य होता है। गुरुत्व का मतलब क्या होता है बेटा, गुरुत्व का मतलब क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। बेटा गुरुत्व का मतलब है हम सभी मनुष्य, हम सभी प्राणी, हम सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं, इस पृथ्वी पर क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। पृथ्वी हम पर गुरुत्व का प्रभाव लगा रही है, हम पर गुरुत्व का प्रभाव है, इसीलिए हम नीचे बैठे हुए। अगर मान लो मेरे ऊपर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं हवा में उड़ रहा होता आराम से, यहाँ 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 हवा में, ऐसे हवा में जा रहा हूँ, वैसे जा रहा हूँ। अगर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता तो मैं हवा में उड़ रहा होता बेटा। अभी ऐसा ही होता है गैस के अणु के साथ, इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं लगता। मतलब कि अगर कोई कण मान लो ऐसे जा रहा, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठता नहीं। मान लो अगर इस पर गुरुत्व का प्रभाव होता, चलो उल्टा सोचो, मान लो अगर किसी गैस के कण पर गुरुत्व का प्रभाव होता तो वो ऊपर की तरफ कभी नहीं जाता, सारे के सारे अणु कहां बैठ जाते, नीचे की तरफ बैठ जाते। गुरुत्व का प्रभाव, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बैठ जाते। तो सारे के सारे अणु ये नीचे बैठ जाता, ये नीचे बैठ जाता, ये नीचे बैठ जाता, सभी अणु नीचे बैठ जाते अगर उन पर गुरुत्व का प्रभाव होता। लेकिन इन अणुओं पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता, ये जिग जैग जैग ऐसे अनाप शनाप कहीं भी मोशन करते रहते हैं। तो ये है बच्चों आदर्श गैस की प्रकृति। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैं ये जितने भी गुणधर्म बता रहा हूं ये आदर्श गैस के हैं। कोई भी बच्चा ये ना बोले कि सर CO2 गैस में तो ऐसा होता है, सर ऑक्सीजन गैस में तो ऐसा होता है, सर नाइट्रोजन गैस में तो ऐसा होता है। बेटा ध्यान रखना, आप जो गैसें बोल रहे हैं वो वास्तविक गैस है, आदर्श गैस नहीं। आदर्श गैस तो एक कल्पना मात्र है, सपना है, जो वास्तविकता में कभी नहीं होता। पॉसिबल होता है कुछ कंडीशन में, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो ये सब क्या है बच्चों, आदर्श गैस के गुणधर्म है। तो 8वां, गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता। तो ये आदर्श गैस के गुणधर्म है, मतलब कि हमारी कल्पना। 9वां, 8वें के बाद 9वां, गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो परम ताप कैपिटल T के समानुपाती। तो ये जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mu²। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी क्या आएगी, औसत गतिज ऊर्जा आएगी। तो यहाँ पे इस डब्बे के अंदर गैस के बहुत सारे अणु हैं, इन सभी अणुओं की ऊर्जा क्या होगी बेटा, औसत गतिज ऊर्जा होगी। और औसत गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पे वेलोसिटी भी हम क्या लेते हैं, वेग भी क्या लेते हैं, औसत वेग लेते हैं। कई बच्चे यहाँ पर 1/mv² भी लिखते हैं, तो चलता है, v लिखो u लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों औसत गतिज ऊर्जा, एक अणु की गतिज ऊर्जा नहीं है यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा। जब बहुत सारे अणु होंगे ना तो उनकी गतिज ऊर्जा को बेटा हम औसत रूप में लेते हैं। ऐसा समझो, पहले अणु की गतिज ऊर्जा प्लस दूसरे अणु की गतिज ऊर्जा प्लस तीसरे अणु की गतिज ऊर्जा प्लस चौथे, पांचवे, छठे n अणुओं की गतिज ऊर्जा बटा n। तो ये आ जाएगा औसत, आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा औसत। तो औसत का मतलब सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाओं का औसत ले लो, ये हो जाएगी औसत गतिज ऊर्जा। ये औसत गतिज ऊर्जा बेटा परम ताप के समानुपाती है। परम ताप क्या, केल्विन वाला। तो केल्विन वाले टेम्परेचर के क्या है,
समानुपाती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गैसीय अवस्था के लिए गति समीकरण ये हम बाद में देखेंगे, ये भी काट देना, इसके बारे में आपको ये कट कर देना है ना, इसके बारे में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये है बच्चों पूरा का पूरा गैसों का गति सिद्धांत। इसको आप एक बार नोट कर ले, कुछ नोट करना चाहें तो इसमें से। चलिए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब आते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस पे और देखते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे करने। वैसे मैं आपको फॉर्मूलाज बता चुका हूं सारे, हाँ बिल्कुल ये सारे फॉर्मूला। एक काम करते हैं बेटा, इन फॉर्मूलाज में हम कुछ और ऐड कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूला और ऐड कर लेते हैं। विसरण के नियम, ग्राम के विसरण नियम के फॉर्मूला भी ऐड कर लेते हैं। ग्राम के विसरण नियम के अनुसार विसरण की दर जो है वो अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना हमको। चलो, इसी के ग्राम के विसरण नियम में एक फॉर्मूला और, R बराबर PA बटा अंडर रूट PM, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक फॉर्मूला और है, R dV बटा dt, आयतन में परिवर्तन समय के साथ कितना है वो, R बराबर dN बटा dt, मोल की संख्या में परिवर्तन समय के साथ कितना है वो, और R बराबर dx बटा dt, दूरी में परिवर्तन समय के साथ कितना है ये। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हमको ध्यान रखने हैं। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? तो ये बेटा ध्यान रखना है आपको, ये सारा आपको ध्यान रखना है, तभी हमसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और क्लास में हम आए हैं क्वेश्चंस के लिए। आपको क्वेश्चंस करने के बाद में मजा आता है तो मुझे प्लीज लाइव चैट में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि भैया आपको क्वेश्चंस डेली का डेली इस टाइप से चाहिए या फिर आप थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं, कैसे। थोड़ा बहुत मुझे बताएं, कमेंट करेंगे तो हम उसके हिसाब से लेक्चर को तैयार करेंगे। चलो, निम्न में से कौन सा वक्र बॉयल के नियम को दर्शाता है? कौन सा नियम कौन सा वक्र बॉयल के नियम को दर्शाता है? करो। चलो, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा अब तक तो। चलो, पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, P जो है वो आयतन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब इसके हिसाब से ग्राफ सही, आंसर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहां पे बच्चों मैंने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज किया है। मैंने ये क्वेश्चन आपके नॉलेज पे लेकर के आया हूं, मतलब कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आपको क्या इस बॉयल के नियम का पूरा ज्ञान है या नहीं। इसीलिए हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा, आपके एग्जाम में सिंगल चॉइस करेक्ट करने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन केवल आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपने कितने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उस हिसाब से मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के आऊं, जिसमें हो सकता है एक से ज्यादा आंसर भी सही हो। तो आप तो बस मुझे ये बता दो, क्या इसके अलावा कोई और आंसर सही हो सकता है? एग्जाम में मोर देन वन करेक्ट, एक से अधिक सही आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, ताकि आप एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी लगा सको। ठीक है, चलो, क्या कोई और हो सकता है इसमें? क्या कोई और हो सकता है? कौन सा वक्र बॉयल के नियम को दर्शाता है? बॉयल के नियम को कौन सा वक्र दर्शाता है? चलो, हम बात करते हैं लॉग के हिसाब से। चलो, P बराबर के बी, ऐसा लिखते हैं। K का मतलब क्या होता है? स्थिरांक, ये लिखते हो। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P बराबर के V-1, ऐसा लिख सकता हूँ। V को मैं ऊपर लेके गया
चलो दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूं, लॉग p, और यहां पे मैं ले लेता हूं लॉग, है ना, लॉग k, और यहां पे मैं ले लेता हूं, चलो यहां पे भी लेता हूं प्लस लॉग v माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। मेरे पास ये समीकरण आ गई बेटा, ये समीकरण आ गए मेरे पास। चलो अब मैं एक काम करता हूं, log p को मैं ले लेता हूं y अक्ष पे, किस पे ले लेता हूं बेटा, y अक्ष पे, और log v माइनस 1 को, इसको मैं ले लेता हूं बेटा x अक्ष पे। कहां लेता हूं, x अक्ष पे। ये y अक्ष पे, ये x अक्ष पे। y अक्ष पे आ जाएगा log p, तो log p आ गया y अक्ष पे, और log v माइनस 1, log v माइनस 1 ये आ गया आपका x अक्ष पे। बहुत बढ़िया, x अक्ष पे, और इसके आगे आपको कुछ नहीं दे रखा, मतलब कि एक है, ठीक है। चलो, और ये आ जाएगा आपका log k, log k मतलब कि अंतःखंड, अंतःखंड क्या है बेटा, अंतःखंड, ये अंतःखंड आ गया, ये आ गया आपका अंतःखंड। बहुत अच्छी बात है, अंतःखंड मतलब कि ये वाला ग्राफ क्या, ये वाला ग्राफ भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो log v माइनस 1 log p, इस तरह से ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए और क्या सही हो सकता है, तो इसका मतलब ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पीवी, पीवी बराबर क्या होता है, बॉयल के नियम के अनुसार पीवी क्या होता है, पीवी बराबर स्थिरांक। बॉयल के नियम में पीवी बराबर क्या होता है, स्थिरांक, मतलब कि पीवी जो है वो क्या है, स्थिरांक है। पीवी एक स्थिरांक है, देखो स्थिर लाइन आ रही है, स्थिरांक। यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, पीवी क्या रहेगा बेटा, स्थिरांक, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा वक्र बॉयल के नियम को दर्शाता है, ये भी बॉयल के नियम को दर्शाता है, ये भी और ये भी, ये तीनों बॉयल के नियम को दर्शाते हैं। 3 आंसर हो जाएंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 ये करके बताओ बेटा। एक एटमॉस्फेयर दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक एक गैस को गर्म किया जाता है। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन 10 लीटर है तो इसका अंतिम आयतन हो जाएगा, बताइए। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे है, देखो बॉयल के नियम का क्वेश्चन आ गया। चलो बॉयल के नियम का ये क्वेश्चन आ गया, चलो बॉयल के नियम का आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको ताप T1, ये T1 दे रखा है बेटा, आपको ताप T2, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, V1 दे रखा है और V2 निकालना है। तो आप मुझे बताओ, T1 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि केल्विन में कितना हुआ, केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। कई लोग इसको 273.16 भी लिखते हैं, कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि कई लोग ऐसा भी लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 प्लस 273.15 केल्विन। कई लोग इतना भी लिखते हैं 273.15, लेकिन ये लगभग क्या हो जाएगा 273 केल्विन। चलो दूसरा तापमान क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। ये लगभग बराबर हो जाएगा 373 केल्विन के बराबर। चलो T1 आ गया, T2 आ गया। अच्छा प्रारंभिक आयतन V1 कितना है, V1 आ जाएगा 10 लीटर, क्या आ जाएगा 10 लीटर। तो यहां से हम अंतिम आयतन V2 ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई। अब मुझे आप ये बताओ, ये कौन सा नियम है, V1 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है और V2 ज्ञात करना है, ये कौन सा नियम है, कौन बताएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, V1 बराबर स्थिरांक T1 और V2 बराबर स्थिरांक T2। कौन सा नियम है बेटा ये, अगर आपने पढ़ रखा है ढंग से
तो ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा नियम है, चलो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। ये नियम कौन सा है, ये नियम है ये वाला। ये वाला मतलब कौन सा, चार्ल्स का नियम, नियत दाब पर वी टी के समानुपाती। तो नियत दाब पर वी टी के समानुपाती, तो यहां से हो जाएगा V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। चलो V1 कितना है 10 लीटर, V2 कितना है ज्ञात करना है, बराबर T1 कितना है 273 केल्विन, T2 कितना है 373 केल्विन। यहां से हम V2 ज्ञात कर सकते हैं लीटर में, बस ये आ जाएगा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना, आपका आंसर आना चाहिए सी आंसर आना चाहिए बेटा। यहाँ पे आंसर आपका आना चाहिए 13.66 लीटर, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, अगर आज क्वेश्चन पूरे नहीं भी होते तो हम अगली क्लास में करेंगे। जब एक बंद पात्र में उपस्थित गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो गैस का दाब बढ़ करके इतना हो जाता है, तो प्रारंभिक तापमान क्या होगा। मतलब कि तापमान और दाब और तापमान में संबंध बताने वाली समीकरण कौन सी है, ये वाली। दाब और तापमान में संबंध बताने वाली समीकरण ये है। इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन से नियम में, गैलू-सेक के नियम में। ये समीकरण हमने कहां पढ़ी है, गैलू-सेक के नियम में। इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं P समानुपाती T। मैं समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर डेल्टा P लिखूंगा तो यहाँ पे सामने क्या हो जाएगा डेल्टा T, और डेल्टा P बटा P लिखूंगा तो यहाँ पे डेल्टा T बटा T, ये हो जाएगा। तो मैं समीकरण को बेटा ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा P ऊपर तो इसके सामने डेल्टा T, इसके नीचे T आएगा तो इसके सामने T आ जाएगा। समानुपाती है ना भाई, तो इसमें जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन इसमें होगा, और यहाँ पे दाब जितना होगा उसके हिसाब से ताप उसी अनुपात में यहाँ होगा। डेल्टा P बटा P, डेल्टा T बटा T, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं 100 से गुणा करूं तो मैं यहाँ पे भी 100 से गुणा कर सकता हूँ, अगर उसको मैं 100 से गुणा करूं तो यहाँ पे भी मैं 100 से गुणा कर सकता हूँ। और जब भी किसी चीज को 100 से गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिशत। चलो तो दाब में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, 0.4% दाब में बढ़ोतरी हुई है। तो दाब में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 0.4%। तो ये प्रतिशत दाब में बढ़ोतरी का कितना आया, 0.4 बराबर डेल्टा T तापमान में परिवर्तन। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया, 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाया गया, तो तापमान में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस 1 आ जाएगा। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर तापमान यहाँ तो केल्विन में आता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, 100 डिग्री सेल्सियस को आप क्या लिखते हो, 373 केल्विन, और 101 डिग्री सेल्सियस को आप क्या लिखते हो, 374 केल्विन। केल्विन में भी अंतर 1 का ही आता है और डिग्री सेल्सियस में भी अंतर 1 का ही आता है। तापमान में जो अंतर आप लिखते हो वो डिग्री सेल्सियस में लिखो या तापमान में अंतर केल्विन में लिखो, एक ही बात है, क्योंकि तापमान का अंतर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में समान आता है। ये भी एक और ये भी एक। तापमान में अंतर डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा उतना ही तापमान में अंतर केल्विन में भी आएगा। तो भैया तापमान में अंतर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो आपको प्रारंभिक तापमान T कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया। यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां से आ जाएगा T बराबर 1000 बटा 0.4, पॉइंट गया तो यहाँ पे आ जाए, नहीं 1000 नहीं, माफ करना, ठीक है, तो 1000, ठीक है, 4 से 1000 गया तो 250। टेम्परेचर किस में आ गया, 250 केल्विन, और यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। कैपिटल T किस में होता है, केल्विन में। आंसर हो जाएगा 250 केल्विन। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो इसको,
47 डिग्री सेल्सियस पर वायु से भरे एक पतले गुब्बारे का आयतन इतना दे रखा है। V1 आपको दे रखा है 3 लीटर। चलो, और T1 आपको दे रखा है 47 डिग्री, 47 प्लस 273। अगर 47 डिग्री सेल्सियस को 273 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 320 केल्विन आ जाएगा। 27 प्लस 20, 320 केल्विन। तो ये आ गया 320 केल्विन। T1 320 केल्विन आ गया। V2 आ गया आपका 2.7 लीटर। बहुत बढ़िया। तो आपको T2 ज्ञात करना है। अरे बहुत सही। V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। कौन सा नियम? ये है चार्ल्स का नियम। बस अब तो कुछ नहीं, खेल खत्म इसका। चार्ल्स का नियम। V1 कितना है? 3 लीटर। V2 कितना है? 2.7 लीटर बराबर T1 कितना है? 320 केल्विन। और T2 कितना है? ज्ञात करना है। T2 हमें ज्ञात करना है। बस यहां से आप T2 निकाल लो। कितना आ जाएगा? 320 इंटू 2.7 बटा 3। यहां से आपका आ जाएगा टेम्परेचर T2। ठीक है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा बेटा 288 केल्विन। कैपिटल T हमेशा केल्विन में होता है। और इतना केल्विन का मतलब कितना डिग्री हुआ बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करना। इजी है, बहुत ही सिंपल लल्लू। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद में हम आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे। अगली क्लास में हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। एक मिश्रण में हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल है। उनको पूर्ण रूप से अमोनियम बदल दिया जाता है तो समान ताप और दाब पर प्रारंभिक और अंतिम आयतन का अनुपात। समान ताप व दाब पर, समान और ताप व दाब पर क्या लगता है बेटा? समान ताप और दाब पर आवोगाड्रो का नियम लगता है। समान ताप और दाब पर आवोगाड्रो का नियम लगता है, मतलब कि V जो है वो मोल की संख्या के समानुपाती होता है। आवोगाड्रो का नियम, समान ताप और दाब पर आवोगाड्रो का नियम। चलिए, तो हमें क्या दे रखा है? हाइड्रोजन H2। दूसरा क्या दे रखा है? नाइट्रोजन N2। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अमोनिया NH3। क्लियर? चलो संतुलित कर देते हैं। 3 लिख लो, यहाँ पे 2 संतुलित हो गया। अब हमें क्या बोला है? हाइड्रोजन के 3 मोल। हाइड्रोजन के 3 मोल। आप जिस चीज को मोल में लिख सकते हो, आप यहाँ पे मोलों को आयतन के रूप में भी लिख सकते हो। मतलब कि आप 3 मोल की जगह 3 लीटर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आयतन का अनुपात वैसे ही बदलेगा जैसे कि मोल का अनुपात। तो आप यहाँ पे 3 मोल के साथ में 3 लीटर शब्द उपयोग कर सकते हो। ये 3 मोल। चलो, हाइड्रोजन कितना दे रखा है? हाइड्रोजन के 3 मोल है। सही है, हाइड्रोजन के 3 मोल। हाइड्रोजन के 3 मोल। नाइट्रोजन के 1 मोल। नाइट्रोजन का 1 मोल। ठीक है, ये आपस में क्रिया करते हैं। तो समान ताप दब पर प्रारंभिक और अंतिम आयतन का अनुपात। चलो, तो प्रारंभ में आपने मतलब कि हाइड्रोजन ले लिया 3 मोल और नाइट्रोजन ले लिया 1 मोल। शुरुआत में आपने हाइड्रोजन ले लिया 3 मोल और नाइट्रोजन ले लिया 1 मोल। शुरुआत में कितने मोल है बेटा? इन दोनों के कुल मोल है 4 मोल। शुरुआत में 4 मोल है। अच्छा, कुछ समय बाद में कितने हो जाएंगे? इसके 3 मोल, इसके 1 मोल से क्रिया करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? 2 मोल। तो यहाँ पे बाद में कितने बन जाएंगे? 2 मोल। तो यदि आप इसके 3 मोल इसके 1 मोल से लेते हो, क्रिया कराते हो, तो इसके कितने बन जाएंगे बाद में? 2 मोल। इसका मतलब बाद में इसके बन जाएंगे 2 मोल। इसका 3 मोल पूरा का पूरा उपयोग में आ जाएगा। इसका 1 मोल पूरा का पूरा उपयोग में आ जाएगा। इसके 3 मोल क्रिया करेंगे इसके 1 मोल से, कुल 4 मोल इनके क्रिया करेंगे तो अमोनिया के 2 मोल बन जाएंगे। मतलब कि प्रारंभ में कितने थे?
प्रारंभ में मोल कितने हैं 4, बाद में मोल कितने हो जाएंगे बताओ बताओ, बाद में मोल हो जाएंगे 2। अनुपात कितना आ गया बेटा 2:1, अनुपात आ गया 2:1। मोल का जो अनुपात होगा, जो अनुपात मोल का होगा बेटा वही अनुपात आयतन का होगा। मतलब कि ये जो मोल का अनुपात है, ये मोल का अनुपात ही किसका हो जाएगा बेटा आयतन का अनुपात, मतलब कि 2:1। तो आंसर आ जाएगा ये। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन के 3 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल लिए, टोटल कुल 4 मोल लिए। प्रारंभ में कुल 4 मोल थे, बाद में अमोनिया के कितने बन जाएंगे 2 मोल। इसके 3, इसके 1 से क्रिया करेंगे उसके 2 बनेंगे। तो इनके शुरुआत में 4 मोल थे, क्रिया करने के बाद में 2 मोल बन गए। तो पहले 4 बाद में 2, 4:2, 2:1। जो मोल का अनुपात है वही आयतन का अनुपात भी होगा 2:1। आंसर आ जाएगा 2:1। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस करने, आज हम इतना ही देख पाएंगे। और भी क्वेश्चंस थे लेकिन ठीक है अब नहीं हो पाएंगे, अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम आते हैं अब क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। नियत ताप दाब पर गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के, बताइए नियत ताप दाब पर गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, समान है, नन, कोई नहीं। चलिए अब तक तो क्वेश्चन हो ही गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन, रंध्र से होने वाले विसरण को, छोटे से छिद्र से होने वाले विसरण को क्या बोलते हैं बेटा ये बताओ। निःसरण, परासरण, बोथ और कोई नहीं। चलिए दोनों क्वेश्चन हो गए होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। विसरण की दर अणुभार के क्या होती है बेटा, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। रंध्र से, अरे भैया रंध्र से, छोटे से छिद्र से होने वाला विसरण निःसरण कहलाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने केटीजी को फिनिश किया और ग्राम का विसरण नियम पढ़ा बेटा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा इस चैप्टर का, इसको मिस करना ना भूले क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि आपको 12th क्लास का रासायनिक बल गतिकी जो है उसकी टक्कर सिद्धांत, संगत थ्योरी, कोलिजन थ्योरी पे ले जाकर के रोकेगा। ठीक है, तो वो कोलिजन थ्योरी तभी समझ में आएगी जब हमको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए बच्चों आज के इतना ही।